मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा ये BMW सब्जेक्ट का दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, ऊष्मागतिकी क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक बहुत फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर आपको इस BMW में केवल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ने हैं, ठीक है, जो एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर की हमारी लर्निंग्स क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को परिभाषित करेंगे और सराउंडिंग क्या होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण। ऊर्जा स्थानांतरण यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा तथा कार्य, हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र, ठीक है। तथा उसके कारण, किसके कारण, एनर्जी ट्रांसफ़र के कारण, यानी कि ऊष्मा तथा कार्य के स्थानांतरण के कारण किसी निकाय के गुणों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एनर्जी ट्रांसफ़र यानी कि ऊर्जा तथा कार्य के ट्रांसफ़र के कारण उस निकाय के, जिस निकाय के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, जिस सिस्टम के अंदर ऊष्मा तथा कार्य का स्थानांतरण हो रहा है, ऐसा करने से उस निकाय के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जिस उसका जो स्टडी करते हैं वो ब्रांच क्या कहलाती है, ऊष्मागतिकी कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक सिस्टम का एग्जाम्पल लिया, ये हमारा एक निकाय है। मान लीजिए कोई बैलून हो सकता है, कोई गुब्बारा हो सकता है, कोई सिलेंडर हो सकता है, इसके अंदर गैस भरी हो या कोई द्रव भरा हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस पर कुछ कार्य करते हैं W जूल, ठीक है। मान लेते हैं कि इस निकाय से वातावरण में प्रवेश की तरफ कुछ ऊष्मा जा रही है, जैसे Q जूल, ओके। ऐसा करने से इस निकाय के अंदर, इस बैलून के अंदर जो गैस या जो तरल इसके अंदर भरा हुआ है, उसके गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुणों पर प्रभाव पड़ने से मतलब क्या हुआ, जब हम उस पर कार्य कर रहे हैं या फिर और निकाय जो है वो ऊष्मा को निष्कासित कर रहा है, तो ऐसा करने से उसके गुणों में क्या प्रभाव होगा। जैसे कि उसके दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर में क्या डिफरेंस आएगा, तो उसके तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एंट्रोपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एंथैल्पी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आंतरिक ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब पैरामीटर्स, इन सब गुणों का अध्ययन करना निकाय में ऊर्जा स्थानांतरण के कारण, यानी कि कार्य और ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण, एनर्जी ट्रांसफर के कारण क्या कहलाता है, ब्रांच की विज्ञान की भाषा का क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है, ऊष्मागतिकी कहलाती है, ओके। ये पढ़ना क्यों जरूरी होता है, ये गुणों का परिवर्तन का अध्ययन करना क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो सिस्टम्स बनाते हैं, जो मशीन्स बनाते हैं, जो डिवाइसेस बनाते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेसेस हो रही होती हैं, ठीक है, ऊष्मा और कार्य के स्थानांतरण की। अगर हमें उन डिवाइसेस को डिज़ाइन करना है तो उनके गुणों में होने वाले परिवर्तन को हमें पता होना चाहिए, उनका हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये हम सब किसके अंदर स्टडी कर सकते हैं, ऊष्मागतिकी के अंदर स्टडी कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक्स होती है, इसके कुछ नियम हैं, कुछ थर्मोडायनेमिक्स लॉस जिनको हम कहते हैं। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के 4 नियम हैं। फर्स्ट होता है उसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम तापमान के बारे में स्टडी करते हैं, टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको हम तापमान के संबंध या तापीय साम्यता, तापीय साम्यता का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जितने भी डिवाइसेस बनाई जाती हैं तापमान को मेजर करने के लिए, तापमान को मापने के लिए, थर्मोकपल, थर्मोमीटर, वो सारी के सारी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं, तापीय साम्यता के सिद्धांत के अनुरूप बनाई जाती है। हम जिसके अंदर बढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, बेसिकली ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, यानी कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना नष्ट हो सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में
परिवर्तित करी जा सकती है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। इसको आंतरिक ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको आंतरिक ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बेसिकली ये लॉ हमें ये बताता है कि ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने की क्या लिमिटेशंस के बारे में बताता है। ठीक है, ऊष्मा के कार्य में परिवर्तन की प्रतिबद्धता, ऊष्मा के कार्य में परिवर्तन की प्रतिबद्धता। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बेसिकली ये बताता है कि हम अगर ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना चाहते हैं तो कितना % ऊष्मा को हम कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। सारी की सारी ऊष्मा को हम कार्य में कभी परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या लिमिटेशन होती है ऊष्मा के कार्य में परिवर्तन की, वो हमें कौन बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एंट्रोपी का सिद्धांत होता है। वो एक थ्योरेटिकल लॉ होता है। वो बस हमें ये बताता है कि एंट्रोपी जो होती है किसी पदार्थ की, वो परम शून्य ताप पर क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन होती है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का महत्व। तो अगर हम ऊष्मागतिकी के महत्व के बारे में बात करें तो जितनी भी डिवाइसेस हम देखते हैं अपने चारों तरफ, जो पावर जनरेट करती हैं, जो पावर को कन्वर्ट करती हैं या फिर जो पावर को कंज्यूम करती हैं, या फिर जो ऊष्मा का एक रूप से दूसरे में परिवर्तित करती हैं, वो सारी डिवाइसेस के केस में हमें क्या करना होता है, ऊष्मागतिकी सिद्धांतों का यूज़ करना होता है, ऊष्मागतिकी सिद्धांतों का एप्लीकेशन करना होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको यहाँ पे दो क्लासिफिकेशंस में इसके महत्व को बताता हूँ। सबसे पहले पावर जनरेटिंग डिवाइसेस, ऐसी शक्ति युक्तियाँ जो शक्ति उत्पन्न करती हैं, पावर जनरेट करती हैं। ठीक है, जैसे आईसी इंजन, आईसी इंजन यानी कि अंतर्दहन इंजन। आईसी इंजन किस में यूज होते हैं, बाइक, कार, ट्रक जितने भी होते हैं सब में आईसी इंजन यूज होते हैं। आईसी इंजन में क्या होता है, हम ईंधन को जलाते हैं और उससे क्या करते हैं, यांत्रिक कार्य डेवलप करते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि पावर जनरेट करते हैं। स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन में क्या होता है, हम कोयले को जला के स्टीम बनाते हैं। स्टीम से क्या करते हैं, टरबाइन के ब्लेड पे स्टीम जाती है, टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाती है और हमें यांत्रिक कार्य मिलता है। उस यांत्रिक कार्य से हम जनरेटर को चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे गैस टरबाइन के केस में, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में, तो इन सभी डिवाइसेस ये जो होती हैं वो पावर जनरेटिंग डिवाइसेस होती हैं। किसी न किसी प्रकार की ऊष्मा को ये डिवाइसेस किस में कन्वर्ट कर रही होती हैं, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर रही होती है। ठीक है, तो इन डिवाइसेस की स्टडी को हमें सीखना है, इनकी वर्किंग को हमें सीखना है, या ऐसी किसी डिवाइस को हमें डिज़ाइन करना है, या ऐसी किसी डिवाइस को हमें मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो ऐसा करने से पहले हमें ऊष्मागतिकी के बेसिक सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। बिना इसके हम इन डिवाइसेस को ना तो समझ सकते हैं और ना ही डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस। ठीक है, ऐसी युक्तियाँ जो शक्ति का उपयोग करती हैं, जैसे फैन, कंप्रेसर, वाटर कूलर, कैसे पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग, कैसे हमारा रूम ठंडा हो जाता है, एयर कंडीशनिंग कैसे काम करता है। ठीक है, कंप्रेसर क्या काम करता है उसके अंदर, रेफ्रिजरेंट क्या होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज कैसे काम करता है, कैसे फ्रिज के अंदर रखी हुई वस्तुएं ठंडी बनी रहती हैं। ठीक है, फ्रिज के कंप्रेसर का क्या काम होता है, फ्रिज के एवेपोरेटर का क्या काम होता है। तो अगर हमें इन डिवाइसेस की वर्किंग को सीखना है, इनको मॉडिफाई करना है, इनको डिज़ाइन करना है, तो हमें थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप जो होता है वो बहुत ब्रॉड स्कोप है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, निकायों का माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब, माइक्रोस्कोपिक शब्द का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ उसका होता है बड़ा। तो हम इसका बड़े रूप में थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए ये कोई हमारा निकाय है, कोई सिस्टम है, इस सिस्टम का हमें क्या करना है, इस सिस्टम का मान लीजिए कोई ये बैलून है या कोई सिलेंडर है, इसके अंदर 2 किलोग्राम कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, हम किसी समय इस सिस्टम का, इस तरल पदार्थ का तापमान मेजर करना चाहते हैं। ठीक है,
तो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसका स्टडी करना है इस सिस्टम का हमें, तो हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक सिंगल पार्टिकल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और इस सिंगल पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमें तापमान मेजर करना है तो किसी भी टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस से हम इस निकाय का तापमान निकाल लेंगे, वही इस निकाय का एवरेज टेम्परेचर होगा, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, इसमें हम निकायों का माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से अध्ययन करने का मतलब क्या होता है, इस निकाय के अंदर कितने भी पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे कण जिस निकाय के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, हम हर एक कण का, हर एक सूक्ष्म कण का, माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा, तो हर एक कण का टेम्परेचर निकालेंगे। मान लीजिए इसके अंदर 1 करोड़ पार्टिकल हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ पार्टिकल्स में हमें हर पार्टिकल का टेम्परेचर निकालना पड़ेगा और उन सबका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो वो एवरेज जो टेम्परेचर आएगा वो उस निकाय का टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बहुत टफ होती है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स ईजी होती है, ठीक है। इसलिए हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें, उसमें गति की निकाय की को परिभाषित करें तो कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा, और ए रीजन इन स्पेस, किसी स्पेस में कोई निश्चित क्षेत्र, अपॉन विच अटेंशन इज कंसंट्रेटेड इन द एनालिसिस ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है। जिसमें हमें क्या करना होता है, अपना अटेंशन फोकस करना होता है किसी प्रॉब्लम के अध्ययन के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम हिंदी में बात करें तो पदार्थ की निश्चित मात्रा, पदार्थ की किसी निश्चित मात्रा अथवा वह विशिष्ट क्षेत्र जिसमें किसी द्रव के गुणों का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। तो द्रव के गुणों का अध्ययन का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे हमने ऊष्मागतिकी में पढ़ा था कि एनर्जी ट्रांसफर के कारण, ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण गुणों में परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों का अध्ययन करना है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, ये ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है, वह निश्चित क्षेत्र या फिर वह पदार्थ की निश्चित मात्रा, ठीक है। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये हमारा कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, ठीक है। ये इसकी परिसीमा है जिसको हम बाउंड्री कहते हैं, और ये क्या है, सराउंडिंग है, परिवेश है, ठीक है। सिस्टम के बाहर जितना भी जो कुछ होता है वो परिवेश कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। और वह निश्चित सीमा, वह निश्चित बाउंड्री, वह निश्चित क्षेत्रफल जो क्या करता है, सिस्टम को यानी कि निकाय को परिवेश से यानी कि सराउंडिंग से पृथक करता है, सेपरेट करता है, क्या कहलाता है, परिसीमा कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है, ओके। ये मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको देखिए। ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन है जो चलायमान है, पिस्टन ऊपर नीचे रेसिप्रोकेटिंग गति कर सकती है, ओके। इसके अंदर सिलेंडर के अंदर कोई द्रव या फिर कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। अभी जो स्थिति है पिस्टन की, इस स्थिति में अगर हम बात करें, इसके अंदर देख रहे हैं आप जो द्रव या गैस भरी है, यहाँ पे मैंने एक डॉट 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 बाउंड्री बना रखी है, ये क्या है, ये सिस्टम, इसके जो द्रव या गैस है वो एक सिस्टम है, एक निकाय है। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये निकाय की बाउंड्री है, परिसीमा है। ये बाउंड्री क्या कर रही है, निकाय को परिवेश से सेपरेट करती है, पृथक करती है, ठीक है। तो सिस्टम के बाहर जो कुछ होता है वो सराउंडिंग होता है, परिवेश होता है, इन्वायरमेंट होता है। सिस्टम के अंदर कोई निश्चित पदार्थ होता है या कोई एक निश्चित क्षेत्र होता है, और जो सिस्टम को सराउंडिंग से परिवेश से पृथक करती है वो क्या कहलाती है, परिसीमा कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है, ओके। तो बच्चों अगर हम बाउंड्री सराउंडिंग को परिभाषित करें तो कैसे कर सकते हैं, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। जो कुछ भी सिस्टम के बाहर है वो सब क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। निकाय की परिसीमा के बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बाउंड्री की बात करें, परिसीमा की बात करें, तो परिसीमा क्या होती है, अब बाउंड्री इज ए क्लोज सरफेस, क्या होता है, ये क्लोज सरफेस होता है सराउंडिंग अ सिस्टम, ठीक है। जो एक सिस्टम के चारों तरफ एक क्लोज सरफेस होता है, थ्रू विच एनर्जी एंड मास में एंटर और लीव द सिस्टम, जिससे ऊर्जा एवं द्रव्यमान उस सिस्टम के अंदर प्रवेश कर सकता है या सिस्टम से बाहर जा सकता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, ये हमारा निकाय है, इस निकाय के चारों तरफ का एक क्लोज क्षेत्र, एक क्लोज सरफेस जो क्या करता है, निकाय को परिवेश से पृथक कर सकता है, और क्या कर सकता है, इस क्षेत्र से या तो द्रव्यमान, मास इस सिस्टम के अंदर आ सकता है या तो मास इस सिस्टम से बाहर जा सकता है,
या तो इस क्षेत्र से होकर ऊर्जा अंदर आ सकती है या तो इस क्षेत्र से ऊर्जा बाहर जा सकती है। क्या कहलाता है? परिवेश परिसीमा कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। बाउंड्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये बाउंड्री जो होती है परिसीमा, ये स्थायी हो सकती है यानी कि फिक्स हो सकती है, या फिर ये अस्थायी हो सकती है, गतिमान हो सकती है, चलायमान हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों बाउंड्री जो है वो परिसीमा वास्तविक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये काल्पनिक हो। जैसे यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है पिस्टन सिलेंडर के केस में, अगर इसमें हम देखें तो ये हमारा सिस्टम हुआ। अगर हम बाईं तरफ देखें तो यहाँ पे सिलेंडर की दीवार है, यहाँ की भौतिक है, धात्विक दीवार है, मतलब ये फिक्स बाउंड्री हो गई। अगर हम नीचे की तरफ देखें, यहाँ भी एक सिलेंडर की दीवार बनी हुई है, तो ये कैसी हो गई? फिक्स बाउंड्री हो गई। अगर हम राइट साइड देखते हैं, यहाँ भी सिलेंडर की दीवार किसी धातु की बनी हुई है, तो ये भी कैसी हो गई? फिक्स बाउंड्री हो गई। लेकिन अगर हम इस पिस्टन की तरफ अगर इस बाउंड्री की अगर हम बात करें, तो क्योंकि पिस्टन ये चलायमान है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा सकती है, पिस्टन नीचे की तरफ आ सकती है। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी तो ये बाउंड्री जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगी तो ये बाउंड्री जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है, ये जो परिसीमा है, ये कैसी है? ये अस्थायी है, ये चलायमान है, ये मूवेबल है, ये गतिमान है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो बाउंड्री कैसी हो सकती है बच्चों? ये स्थायी भी हो सकती है यानी कि फिक्स भी हो सकती है, और अस्थायी भी हो सकती है, गतिमान भी हो सकती है। अब वास्तविक और काल्पनिक बाउंड्री की बात करते हैं। मान लीजिए ये एक पाइपलाइन है, ठीक है, इस पाइपलाइन, ये बहुत बड़ी पाइपलाइन है, 400-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन के अंदर कोई तेल या फिर कोई गैस जो है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, हमें क्या करना है? इस पाइपलाइन का अध्ययन करना है किसी निश्चित क्षेत्र में। हमने उस क्षेत्र को मार्क कर लिया, सेक्शन 1-1 इस और सेक्शन 2-2। ठीक है, इस निश्चित क्षेत्र के अंदर, इस निश्चित सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है? इस द्रव की या इस गैस के गुणों का अध्ययन करना है। यही थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ऐसे ही हम सिस्टम को परिभाषित करते हैं। वह निश्चित क्षेत्र या पदार्थ की मात्रा जिसमें अध्ययन करना होता है निकाय कहलाता है। ठीक है, ओके। अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ आप देखिए, यहाँ पे एक जो पाइपलाइन है किसी धातु की बनी होगी, यहाँ पे धात्विक बाउंड्री है यानी कि फिक्स बाउंड्री है, यानी कि वास्तविक बाउंड्री है। नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ भी एक धात्विक बाउंड्री है, ये फिक्स बाउंड्री है। कैसी है? ये भी एक वास्तविक बाउंड्री है, फिक्स बाउंड्री है। लेकिन अगर हम सेक्शन 1-1 पे देखें, यहाँ पे धात्विक बाउंड्री नहीं हो सकती, फिक्स बाउंड्री नहीं हो सकती। अगर ऐसा होगा तो पाइपलाइन ब्लॉक हो जाएगी। ऐसी सेक्शन 2-2 पे यहाँ पे धात्विक बाउंड्री नहीं हो सकती, यहाँ पे फिक्स बाउंड्री नहीं हो सकती। अगर ऐसा होगा तो ये पाइपलाइन ब्लॉक हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक काल्पनिक बाउंड्री है। ऐसे ही हम सेक्शन 2-2 पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक काल्पनिक बाउंड्री है। ठीक है, और इस निश्चित क्षेत्र के अंदर, ठीक है, हम क्या करते हैं? इस निकाय के गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि प्रेशर में तापमान में क्या परिवर्तन हो रहा है, दाब में क्या परिवर्तन हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है, एंथैल्पी में क्या परिवर्तन हो रहा है, एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हो रहा है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।